नाज़रीन, ट्रंप की मुसलसल ये कोशिश है, उसका नैरेटिव ये है कि जो इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको लो प्रोजेक्ट किया जाए। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा क्राइसिस है ही नहीं, ठीक है ना। मुसलसल वो अपने बयानिए में ये बताना चाह रहा है कि बस कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है ना। जो डिजास्टरस रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं सब के लिए, उसको वो ज़रा लो प्रोजेक्ट जो है वो करना चाह रहा है। लेकिन एक्चुअली इस जंग के जो असरात हैं, इस जंग के नतीजे में जो तबाही आ रही है वो इतनी बड़ी है कि जिसको रशिया ने कहा कि शायद अभी दुनिया रियलाइज नहीं कर रही, ये पिछले हफ्ते उनकी स्टेटमेंट थी कि अभी दुनिया रियलाइज नहीं कर रही कि उनके आगे क्या खड़ा है, उनके आगे कितना बड़ा तूफान खड़ा है, उनके आगे कितना बड़ा जो है वो तबाही उनके आगे खड़ी है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ देर पहले ये वार्निंग जारी की है कि दुनिया सिर्फ चंद हफ्ते दूर है एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो चुका है, फर्टिलाइजर्स नहीं दुनिया को जा रही हैं, शदीद फूड क्राइसिस दुनिया में पैदा हो सकता है और इससे हम सिर्फ चंद हफ्ते दूर हैं, यूनाइटेड नेशन। अच्छा, उधर जो है वो एशिया में एक नई जो शॉक वेव्स हैं एनर्जी की, वो अब फेस की जा रही हैं एक एक मुल्क में। आपको पता है कि बहुत सारे मुल्कों में ये उनके सरबराहान ये कह रहे हैं कि ऑयल और गैस और इस सब की जो खपत है उसमें बहुत एहतियात बरती जाए। तो एशिया सेकेंड वेव ऑफ एनर्जी क्राइसिस वो इस वक्त उसको हिट करना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं उनकी जो रिजर्व उनके पास थे वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, बट अब वो रिजर्व भी एट लो चले गए हैं। तो एक और वेव जब उनको हिट कर गई है, सैकड़ों बिलियन डॉलर का इससे इकोनॉमिकली नुकसान भी होने वाला है। और इसके साथ मतलब चलेंगे कैसे मुल्क जब एनर्जी नहीं होगी, तो फिर ये एक अलग सवाल है। और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रही है। ऑयल जो है वो $200 पर बैरल को रीच कर सकता है, 200 बैरल पर डॉलर, ये इंडिकेशंस अब सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में एक जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से नहीं गुजरा है, एक जहाज भी। सो ट्रंप के दावे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसके कंट्रोल में है, हमने ब्लॉकेड लगा रखा है, हमने ये कर रखा है। यानी नेतन्याहू और ट्रंप की जो मैडनेस है वो दुनिया को कितने में पड़ रही है और खुद अमेरिका को कितने में पड़ रही है। ये दुनिया का इक़्तिदार बार बार नहीं आता है, एक ही बार मिला है अमेरिकन को। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू की मैडनेस ये दुनिया को कितने में पड़ रही है, कितना बड़ा क्राइसिस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो ईरान ने खोल दिया, दोबारा बंद किया लेबनान में बमबारी की वजह से, तो ये अब दुनिया को बहरहाल सोचना है। और दूसरी तरफ जब यूरोप से एक बहुत बड़ी खबर है कि यूरोप ने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। जो उनका इजलास आज होना था वो इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने एक ये कंसेंसस उसमें उनमें तय पाया है कि उन्होंने इजरायली सेटलर्स के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। बड़ा वाकया है, इजराइल की काफ़ी चीखें निकल रही हैं और जितने इजराइल ने क्राइम्स किए हैं ये उसके मुताबिक तो एक रिएक्शन नहीं है कि ट्रेड एग्रीमेंट उनको सस्पेंड करना चाहिए था, ट्रेड सैंक्शन जब उन लगानी चाहिए थी, वो उस तरह के इकदाम तो अभी नहीं हो रहे, बट ये एक काफ़ी अहम इकदाम है, इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बट ज़ाहिर है आपको पता है यूरोपियंस की जो मुनाफकत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ईरान ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उस पर बहुत सैंक्शंस हैं। इजराइल सारा कुछ कर रहा है, फिर उस पर एक सैंक्शन भी नहीं है। अच्छा, रीजन में क्या हो रहा है? रीजन में ये हो रहा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूएई और ईरान के दरमियान जो है वो बड़ी कशीदगी है और काफ़ी हसास मामलात हैं। अभी ईरान की जानब से नई वार्निंग जब जारी हुई है, उन्होंने कहा है कि यूएई और इजराइल का जो नेक्सस है इसको हम कबूल नहीं करेंगे रीजन में। तो टर्की के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, सऊदी अरेबिया के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यूएई और ईरान के जो मामलात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है, तलखी है उसमें। और हिजबुल्लाह ने अभी रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर किए हैं, ड्रोन्स मुसलसल फायर किए जा रहे हैं और वहाँ पर इजराइल की मुसलसल जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हो रही हैं, वो भी आपके साथ जब शेयर करेंगे। सबसे पहले इस जंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एशिया फेसेस सेकेंड वेव ऑफ एनर्जी शॉक्स फ्रॉम वॉर ऑन ईरान। एशिया, चूंकि एशिया का जो 80% है वो गल्फ से आ रहा है, उनकी एनर्जी जो सप्लाई है उसका 80% जो वहाँ से आ रहा है। मोर सेवियर वेव ऑफ एनर्जी शॉक्स फ्रॉम द यूएस इजरायली वॉर एंड ये जो वेव इस वक्त हिट कर रही है मुख्तलिफ मुल्कों को, ये पहली वेव से भी ज़्यादा शदीद है। गवर्नमेंट्स के जो अर्ली उनकी जो स्टॉक्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 8.8 मिलियन लोग
ठीक है, 90 लाख के करीब लोग रिस्क ऑफ पॉवर्टी पर हैं। रिस्क ऑफ पॉवर्टी देखें, गुर्बत, महंगाई, फाके, फैमन, नौकरियां चली जाना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या कुछ है जो इस रास्ते पर नहीं खड़ा है। और दुनिया अभी इस रिस्क को रियलाइज नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया भी इसी पर बैठी हुई है। ट्रंप कह रहा है वो अभी जंग खत्म हो जाएगी, अभी मुआहदा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है। दुनिया बस इसी में बैठी हुई। हालांकि ये पंडोरा बॉक्स खुल चुका है मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को। अब ये दुनिया वापस उस जगह पर कभी नहीं जाएगी जहां पर 28 फरवरी को खड़ी थी, और दुनिया वहां पर कभी वापस नहीं जाएगी जहां पर 7 अक्टूबर को खड़ी थी। इकोनॉमिक लॉसेस जो कि 200 ऑलमोस्ट जो वो $300 बिलियन, $299 बिलियन की वो बात कर रहे हैं, यानी $300 बिलियन के लॉसेस अक्रॉस द रीजन जब वो फेस किए जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स को नुकसान होने जा रहा है, $300 बिलियन। इसका खसारा कौन उठाएगा मुझे बताइए। इसका क्या मतलब? $300 बिलियन। ये वो नहीं है जो स्टॉक मार्केट से निकल गए, ये वो वाला किस्सा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कितनी ही कंपनीज खत्म हो सकती हैं, उसके कितने ही वर्कर्स अपनी जॉब्स से फारिग हो सकते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज जो वो बंद हो सकती हैं। अभी आप देखें ना, एयरलाइंस ठप होना शुरू हो गई हैं। एयरलाइंस के साथ कितनी ही इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, टूरिज्म होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कितनी इंडस्ट्रीज उसके साथ जुड़ी है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी। यानी समझ लें कि अल्टीमेटली एक एक शख्स मुतासर होगा। 90 लाख लोग जो वो रिस्क ऑफ पॉवर्टी के ऊपर खड़े हुए हैं, और इसी रास्ते के ऊपर आगे फैमन भी है। अरामको के सीईओ ने यह कहा है कि इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया फेस कर रही है, यह दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। और ट्रंप क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बस सब ठीक है। टकर कार्लसन ने भी जब ट्रंप को वार्न किया था कि ये बहुत बड़ी तबाही ये जंग लेकर आएगी, तो ट्रंप ने टकर कार्लसन को जवाब दिया, इट विल बी ऑल राइट, इट विल बी ऑल राइट। ये है ऑल राइट जो हो रहा है। UN officials warn world has weeks to avoid humanitarian crisis due to the closure of the Strait of Hormuz। सिर्फ चंद हफ्ते दुनिया के पास रह गए हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचने के लिए। चूंकि हम आपको यह बताते रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को सिर्फ ऑयल के तनाजुर में मत देखिए, यहां से और भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता है, जिसमें सबसे बढ़कर जब वो फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स नहीं होंगी तो आप फसल कैसे उगाएंगे? और इसके अलावा और बहुत जो खास चीजें हैं वो यहां से गुजरती हैं। तो वो सारी जब वो बंद हो गई हैं, सिर्फ ये ऑयल और गैस का मामला नहीं है। तो अब इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दुनिया में पैदा हो सकता है। इजरायली जो एम्बेसडर है टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसका बयान बड़ा अहम है। उसने कहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो $200 पर बैरल को जब रीच कर सकती हैं। दिस इज नो लॉन्गर अ वॉर बिटवीन आर्मीज, दिस इज अ वॉर बिटवीन इकोनॉमीज। ये अब कोई दो आर्मीज की जंग नहीं रही, बल्कि ये इकोनॉमीज की जंग जब बन चुकी है। ये जंग आप देखें तो अपने लिहाज से एक आलमी जंग इंपैक्ट के लिहाज से बन चुकी है। इसका जो इंपैक्ट है वो ग्लोबल है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को बराह रास्त जाकर हिट कर रही है। और अगर आप देखें तो इस जंग में न्यूक्लियर का खतरा साथ साथ कैरी कर रहा है। और अगर आप देखें तो इस जंग से एक वर्ल्ड पावर्स का बराह रास्त आपस में आ जाना, उसका खतरा भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इवेंट्स को जन्म दे रहे हैं। तो बहुत बहुत इस चीज की जरूरत है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मैडनेस से दुनिया अपने आप को बचाए। और ये नेतन्याहू की प्रेडिक्शन थी, जिसको मार्को रूबियो ने नॉनसेंस करार दिया था कि ये जो नेतन्याहू और जो अमेरिकी जनरल्स हैं उन्होंने बताया था कि ये इजरायली हमेशा ओवर सेल करते हैं, इनके पास प्लान कुछ भी नहीं होता। एक रिपोर्ट सामने आई इजरायली अमेरिकी मीडिया की, अभी 1.5 साल पहले की बात है, जब हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही थी बाइडन दौर में। तो इजरायलियों ने अमेरिका को कहा कि हमारे ऊपर जमीनी अटैक हो गया है, हिजबुल्लाह के फाइटर जो है वो घुस गए हैं इसराइल में, तो फौरी जो है वो अपनी फौज भेजो। वो जब CIA ने चेक किया तो पता चला कि वहां से तो परिंदे उड़ रहे थे, और ये समझ रहे थे कि हिजबुल्लाह के फाइटर जो है वो उस तरह पैराट्रूपर्स के जरिए उस तरह से उतर रहे हैं, जैसे हमास ने अटैक किया था तो उन्होंने समझा वैसे ही हिजबुल्लाह। वो पता चला वहां से परिंदे उड़ रहे हैं।
ये इनकी कैलकुलेशंस हैं। तो जनरल्स ने वार्न किया ट्रंप को कि ये हमेशा ओवरसेल करते हैं, रूबियो ने इसको नॉनसेंस करार दिया। तो बहरहाल किसी में ये जरूरत होनी चाहिए थी कि वह आगे बढ़कर इस डिजास्टर से रोकता। और क्या आज अमेरिका में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इस मजीद डिजास्टर को रोक सके? कांग्रेस, जुडिशरी, सियासतदान, मीडिया, अवाम? तो ये देखना है कि हमें तो एक फैक्टर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि इस जंग को आगे बढ़ने से रोके। अवाम खिलाफ है, लेकिन अवाम की कहां सुनी जा रही है? सो लैरी जॉनसन, फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल, वो क्या बात कर रहे हैं अगर ये दोबारा जंग होती है? क्योंकि अब जो दोबारा जंग हो गई उसमें यह है कि वो एक जमीनी जंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री विक्ट्री हासिल करना ईरान में ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, इसको भूल जाएं। ईरान का जिस तरह का जियोग्राफी है, माउंटेन्स और जो है वो जंगलात, और जिस तरह का उनका ट्रेन है, तो 1 मिलियन से ज्यादा फौज चाहिए होगी। 1 मिलियन से ज्यादा फौज जब वहां पर उतारना पड़ेगी। और अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कभी खुलवा नहीं सकता, थ्रू मिलिट्री फोर्स ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कभी खुलवा नहीं सकता। और ईरान जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च करना जब जारी रखेगा, देयर आर नो गुड मिलिट्री ऑप्शंस आर लेफ्ट। कोई अच्छे मिलिट्री ऑप्शन जो कि आपको डिसाइसिव विक्ट्री दिलवा सकें, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल है, चाहे ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं। ऐसी कोई ताकत एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जमीनी फौज उतारना ये ईरान के को डैमेज तो करेगा, लेकिन ये अमेरिका की विक्ट्री को गारंटी नहीं करता। ईरान का मुकम्मल भुरकस निकल जाएगा, तबाही होगी, बहुत नुकसान होगा। पता नहीं बाद में ईरान किस फॉर्म में रहेगा, मतलब किस फॉर्म में आगे उनके मामला चलेंगे। तो वो वियतनाम से भी बदतर बना देंगे इस जंग को। अमेरिका इस जंग से कभी फाते होकर नहीं निकलेगा, ये बात तय है। तो इस जंग को अगर अमेरिका सिर्फ इस नजरिए से देखेंगे, नहीं हम ईरान का बहुत नुकसान कर रहे हैं, जैसे ट्रंप देख रहा है, बार बार वो ये बताना चाह रहा है हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, हमने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, जो दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना ईरान की एयरफोर्स है ना उनकी नेवी है कन्वेंशनल, वो तो छोटी कश्तियां हैं। इसी को उन्होंने तैयार किया था कि हम जंग लड़ेंगे। सो यू आर फेसिंग अ लॉजिस्टिक नाइटमेयर दैट नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल फैंटेसी कैन ओवरकम। ये जो नाइटमेयर इस वक्त अमेरिका फेस कर रहा है, इसको कोई भी फैंटेसी जो है वो पूर्ण कर नहीं सकती है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि ये ब्लॉकेड हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, और हमने पहले ही ऐसे चीज़ों की जब तैयारी कर रखी है, और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है पुराने ब्लॉकेड, सैंक्शंस, और 40 दिन ड्यूरिंग द वॉर भी हमारा जो ऑयल प्रोडक्शन है वो नहीं रुकी है, तो अब भी जो है वो जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने यह कहा है कि ट्रंप जो अपनी ख्वाहिशें बताता रहता है ट्रूथ सोशल के ऊपर, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलने वाला नहीं है। ट्रूथ सोशल पर अपनी ख्वाहिशें बताने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगा नहीं। आज रिपोर्ट इसराइल की अपनी रिपोर्ट है, 1500 मिसाइल ईरान ने इसराइल के ऊपर दागे हैं ड्यूरिंग द 40 डेज वॉर। 1500 मिसाइल, कितना नुकसान हुआ होगा जिसको ये अभी तक छुपा रहे हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का आपस में राब्ता हुआ है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का आपस में राब्ता हुआ है। तो सऊदी अरेबिया बड़ी विजडम के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो हमसाया मुल्क है वो ज़रा कुछ और ही लाइन ले चुका है, वो अपने मुस्तकबिल को इजराइल के साथ देखता है। सो यूएई एंड इजराइल एक्सेस विल नॉट बी अलाउड इन द रीजन। ईरान, इन दोनों मुल्कों के एक्सेस को हम कभी कबूल नहीं करेंगे। सेवरल रीजनल स्टेट्स को एक मैसेज भेजा गया है ईरान से, ईरान विल नॉट अलाउ अ यूएई एंड इजराइल एक्सेस एंड असर्टिंग के ट्रंप के तेहरान जो है वो कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को और बाबुल मंदब को भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी और बाबुल मंदब अभी इस जंग में एंटर नहीं हुआ है। सो वो आगे अगले मरहल में ज़मीनी हमला या उससे अगले मरहल में आगे पीछे वो दाखिल हो सकता है बाबुल मंदब। मैं आपके सामने प्रोफेसर जेफरी, अमेरिका के बड़े थिंक टैंक जिनको पूरी दुनिया में सुना जाता है, वो क्या बात कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की गल्फ के हवाले से। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी जिस दिन ईरान पर हमला होता है, ऑन द सेम डे ईरान के 40 लीडर असैसिनेट हुए, 40 लीडर्स, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर भी शामिल थे। स्कूल्स पर अटैक हुआ जिसमें बच्चियां जो वो शहीद हुई।
बमबारी हो चुकी है, मुल्क पर हमला हो चुका है, 40 लीडर शहीद हो चुके हैं, सबसे उनका बड़ा लीडर, सुप्रीम लीडर उनके शहीद हो चुके हैं। एंड एट द सेम डे दुनिया का रिएक्शन क्या था और ओआईसी मुल्कों का रिएक्शन क्या था? सबसे पहले बहरीन की स्टेटमेंट जारी हुई। बहरीन ने कहा कि हम कंडेम करते हैं किसको? ईरान को, फॉर अनप्रवोक्ड एग्रेशन। अनप्रवोक्ड इसको कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और इन्होंने हमारे पर अटैक कर दिया। द सेम डे जब ईरान के साथ यह हो रहा है तो पहली स्टेटमेंट आ रही है बहरीन से। बहरीन क्या कह रहा है? ईरान को कंडेम कर रहे हैं। अच्छा जी। और उसके बाद फ्रांस की स्टेटमेंट, ईरान को कंडेम कर रहे हैं कि वो नेबरिंग स्टेट्स को अटैक कर रहा है। फिर डेनमार्क, फिर ब्रिटानिया, फिर यूनान, इस तरह के एक के बाद एक स्टेटमेंट आती गई। किसको कंडेम कर रहे हैं? ईरान को। अब ये तमाशा दुनिया में देखिए, सिर्फ 3 मुल्क थे जिन्होंने ईरान पर हमले को कंडेम किया, जिसमें रशिया था, जिसमें चाइना था, जिसमें पाकिस्तान था और जिसमें सोमालिया था। ये सोमालिया ने ऑन बिहाफ ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज जो है उन्होंने ये कंडेम किया अमेरिकी और इजरायली हमले को, 4 मुल्कों ने। तो यानी दुनिया इतनी ज्यादा इग्नोरेंस की चादर जो है वो अपनी आंखों पर ले चुकी है, ऐनक अपनी आंखों पर ले चुकी है, इतने बड़े प्रोपेगेंडे का वो शिकार है। और उन्होंने कहा कि हर वो मुल्क जिसमें अमेरिकी बेसेस हैं वो आज़ाद मुल्क नहीं है, वो उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, उनकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो कुछ बोलने की हैसियत नहीं रखते। तो अगर दुनिया ने ऐसे ही देखना है, हमला ईरान पर हो रहा है, उनके लीडर्स मारे जा रहे हैं और हम जी ईरान को कंडेम कर रहे हैं, ये आप तमाशा देखिए। अब कहते हैं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया हुआ है, ईरान ने ये किया हुआ है। ईरान के लिए कोई कसर छोड़ी है दुनिया ने? और आज भी ये दुनिया के पास, आज मैं आपको बता रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है जो दुनिया के साथ चलना चाह रही है, जो दुनिया के साथ डायलॉग कर रही है। फ्रांस कर रहा है ना राब्ते, ईरान के सदर से भी बात करता है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी यूरोपियन से बात करते हैं, रीजन भी बात कर रहा है। एक गवर्नमेंट मौजूद है जो आज दुनिया से डायलॉग चाहती है और मुज़ाकरात चाहती है, आगे मामलात को चलाना चाहती है। बावजूद इसके कि जो कुछ उनके साथ हुआ, शायद ये गवर्नमेंट और ये विजडम एग्जिस्ट ना करती, लेकिन हो सकता है कल को ये एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है कल को वहां पर एक ऐसी सोच पनप जाए कि उन्होंने कोई बात ही नहीं करनी, फिर दुनिया क्या करेगी? और आज दुनिया ने देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, दुनिया की कोई मिलिट्रीज, आप ये देखिए कितनी बड़ी लेवरेज है, दुनिया भर की फौजें आ जाएं, वेस्ट की सारी फौजें आ जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ये नहीं खुलवा सकते, फिर ये क्या करेंगे? इसलिए बड़ी विजडम की जरूरत है। इराक के मिनिस्टर्स को समन किया गया है। वो जो रिपोर्ट आई है कि इजरायली जो सीक्रेट बेस थी, तो उस पर पार्लियामेंट ने जब समन किया है। और हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आए हैं इजरायली सेटलमेंट्स की तरफ। हिजबुल्लाह ड्रोन्स लीव ऑक्यूपेशन सोल्जर्स हेल्पलेस। इजरायली मीडिया बेबस हो चुकी है इजरायली फौज हिजबुल्लाह के ड्रोन्स के सामने। इजरायली मीडिया खुद एडमिट कर रहा है। काउंटरिंग हिजबुल्लाह FPV is a deadly poker game, Israeli media. Major weakness of Israeli forces. So, first person view FPV ड्रोन जो हैं एक सीरियस ब्लो हैं इजराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इजरायली फोर्सेस एडमिट कर रही हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, ये सारा फारिग हो चुका है। एंड सेटलर जो है वो बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। और अभी इजराइल ने उनके एक ब्रिगेडियर जनरल जो कि मल्टी डोमेन अटैक ब्रिगेड का सरबराह है, एयरफोर्स का पायलट, स्पेशल टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, उनको यह टास्क दिया गया है कि वो जरा कोई सोल्यूशन निकाल कर लाएं कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स का क्या करना। ये उन्होंने एक टास्क फोर्स है वहां पर बनाई है। द सेंट्रल चैलेंज वो ये है, इजरायली मीडिया ने बताया है कि डिटेक्ट करना ये आ कहां से रहे। क्योंकि देखें इसमें एक फर्क क्या है, ये वायरलेस ड्रोन्स नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात, ये वायरलेस ड्रोन्स नहीं है, इनके साथ एक फाइबर जो वायर है वो अटैच होती है। सो इसलिए आप उनको, क्योंकि ये सिग्नल इमिट नहीं करते हैं, तो जब ये सिग्नल इमिट नहीं करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली इसको जैम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं वो जैम कर रहे होते हैं सिग्नल्स को। इनके साथ तो वायर अटैच है, तो जैम कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ा मसला। करना क्या है, तो इसकी जो वायर है ये 20 किलोमीटर के दायरे में, 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में ये जाकर कहीं भी हिट कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये एरिया है।
ठीक है ना, 15 से 20 किलोमीटर, और इससे ज्यादा रेंज वाले भी तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कुछ यहां पर हो रहा है, ये दुनिया के हर जंग में अब यही होगा। इसलिए आप देखिए कि आयरन डोम के इरा का खात्मा हो रहा है, स्टेल्थ इरा का खात्मा हो रहा है, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के इरा का खात्मा हो रहा है। अब आप देखेंगे दुनिया के बाकी मुल्क जो हैं, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के मुल्क, ये जो विक्टिम्स कौमें हैं ना दुनिया की, वो उन सब को एक वो ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, ईरान, चाइना लीडर है ग्लोबल साउथ का। ये सब जो कॉलोनीज रही हैं, बहुत इन्होंने मजालिम देखे हैं। तो ग्लोबल साउथ के मुल्कों में आप देखेंगे कि मिसाइल, ड्रोन्स वो ये बनाएंगे। उन्होंने देखा है कि ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी रोक सकता। तो इनको डम ड्रोन्स कहा गया है। डम ड्रोन्स यानी गूंगे बहरे, इनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, ये आ कहां से रहे हैं, ना वो रेडार्स पर ये शो होते हैं, ना ये जैम किए जा सकते हैं। ये डम ड्रोन्स हैं, वो खामोशी से आएंगे और जाकर हिट कर जाएंगे। कम्युनिकेशन एंड जैमिंग मेजर्स लार्जली इनइफेक्टिव अगेंस्ट देम। और उधर यूरोपीय यूनियन ने एग्री किया है इजरायली सेटलर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे वो। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इट्स डन। यूरोपियन यूनियन जो है वो सैंक्शन करने जा रही है। जो सबसे बड़ी सेटलर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गिल्टी है एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट कॉलोनाइजेशन की वेस्ट बैंक में, और उसके लीडर्स मोस्ट सीरियस और इनटॉलरेबल एक्ट्स हैं, वो इन्होंने क्राइम्स के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए लेकिन एक्ट्स लिखे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगने जा रही हैं। और ये वो कह रहा है कि रुकने चाहिए, जो कि नहीं रुकेंगे, बट ये उन्होंने एक इकदाम जो उठाया। और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं इन सैंक्शंस को, फला फला। हंगरी ने कहा है, हंगरी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हंगरी ने कहा है कि हम यूक्रेन में वो फौजें ना भेजेंगे और ना ही जो लोन है यूरोपीय यूनियन का उसमें कोई हिस्सा डालेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। यानी जो पोजीशन पिछली गवर्नमेंट की थी यूक्रेन के हवाले से, नई गवर्नमेंट की भी वही पोजीशन है, लेकिन इजराइल के हवाले से पोजीशन बदली है। नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर नेतन्याहू आएगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे। तो ये यूरोप को एक और चैलेंज है, यूरोपीय यूनियन को हंगरी का चैलेंज बरकरार है। और रोमानिया में एक नया चैलेंज पैदा हो गया कि वहां पर वो गवर्नमेंट गिर गई जिसको ये लेकर आए थे, और खूब धांधली वांधली करके वो हुकूमत लेकर आए, वो फिर नो कॉन्फिडेंस जो गिर गई। और आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर वो जगह जगह से इस्तीफे जो है उसकी आवाजें उठ रही हैं। फ्रांस में अगले साल इलेक्शन है, जर्मन चांसलर इंतहाई अनपॉपुलर हो चुका है, और इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। जरूरत इस अमर की है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मैडनेस को रोका जाए। आज चाइना की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। चाइना ने कहा है कि हर सूरत में हम अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे और हम कोई अमेरिकी सैंक्शंस को नहीं मानते। हम ट्रेड करेंगे ईरान से, अपने मुताबिक चीजों को लेकर चलेंगे, हम अमेरिकी सैंक्शंस को किसी खाते में नहीं डालते। ये चाइना की स्टेटमेंट है। अभी सिर्फ 24-48 घंटों में ट्रंप जब वो चाइना जा रहा है, तो उससे पहले चाइना ये कह रहा है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोका करें। अल्लाह हाफ़िज़।